गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए सभी बच्चे ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो चलो बच्चे लोग स्क्रीन शेयर कर देते हैं, आप पहले क्वेश्चंस देखते रहना। तो हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। ओके, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्कशन करना है। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ, मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस क्या क्या कंसिस्ट करता है। ऑप्शन ए, adapting the things to the human needs, creating of utility, making thing useful to the human wants, D, all of the three। ऑल ऑफ द थ्री, तीनों में से कौन। अब देखिए, क्रिएटिंग यूटिलिटी तो आपको 100% कंफर्म होगा कि प्रोडक्शन का मतलब अपना क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, हम लोग पढ़े थे। तो ये पार्ट आपको एकदम अच्छे से याद है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला पार्ट तो आपको याद है कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। दूसरा देखिएगा, दूसरा पॉइंट कहता है कि मेकिंग थिंग यूजफुल टू द ह्यूमन वांट्स। अब दो पॉइंट तो कंफर्म कर रहा है कि प्रोडक्शन से रिलेटेड है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो वो पॉइंट नंबर ए में, एडॉप्टिंग थिंग्स टू द ह्यूमन नीड्स। सर गलत क्या कह रहा है, आप सोच कर देखो। प्रोडक्शन वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो ह्यूमन नीड्स को ध्यान में रखते हुए किसी भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही होती है। तो अगर हम ये कहें कि राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव होगा, तो क्या हम लोगों का कहना गलत है? आंसर इज नो। हम लोग 100% अपनी जगह क्या है, सही है। आगे चलें, अगले पॉइंट्स पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस क्रिएट्स यूटिलिटी इन, कह रहा है बच्चों कि प्रोडक्शन जो प्रोसेस है वो क्रिएट्स करता है यूटिलिटी। कितने तरह का यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, या ऑल ऑफ द थ्री। आप लोगों का क्या विचार है, बताइए क्या व्यू है इस रिगार्डिंग? ऑल ऑफ द थ्री सर। ऑल ऑफ द थ्री। अरे बाकी लोग भी बोलिए, अमीषा, देव, कुमकुम, माही, प्रतीक, ओके, साकिब, सनाया। हम ऐसा करेंगे ना कि 1 बाय 1 क्वेश्चन पुट कर देंगे कि ये आदमी को जवाब देना है। ओके, देखते हैं। तो देखिए, जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो हमने बताया कि प्रोडक्शन एक वैसा प्रोसेस है जो यूटिलिटी क्रिएट करता है, और यूटिलिटी फॉर्म भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, टाइम भी हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द थ्री। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। कहता है कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ रिलेशनशिप। प्रोडक्शन फंक्शन किस किस चीजों के बीच रिलेशनशिप क्रिएट करता है? पहला, लैंड एंड लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, या ऑल ऑफ द थ्री। बताइए बच्चे लोग, आप लोगों का क्या व्यू है? ऑल द थ्री। ऑल ऑफ द थ्री सर। फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन ऑल ऑफ द थ्री, है ना? ऑल ऑफ द थ्री सर। वेरी गुड। अगर आपको लगेगा कि सर एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, हम भूल गए, तो बताइएगा। आ जाओ, ऑब्जेक्टिव 4 पे आते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स किस कैरेक्टर का है बच्चों? ऑप्शन ए अनलिमिटेड, ऑप्शन बी लिमिटेड इन सप्लाई यूज, ऑप्शन सी लिमिटेड इन सप्लाई बट हैव अल्टरनेटिव यूज, या अनप्रोडक्टिव। अब बताओ, इस चारों में से आप किस पर सेटिस्फाइड हो? आपको क्या लगता है, इकोनॉमिक रिसोर्स अनलिमिटेड है? नहीं सर, ये तो ऐसे ही आंसर सी होगा सर। क्या होगा आंसर? Yes sir. Limited in supply but have alternative uses. लिमिटेड Option इन C. सप्लाई बट हैव अल्टरनेटिव यूज। दोस्त, अगर इसकी सप्लाई लिमिटेड नहीं होती और अल्टरनेटिव यूज नहीं होता तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्रिएट नहीं होती। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस यहीं से क्रिएट होता है। आइए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, आपको दिक्कत हो रही होगी। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। कहता है बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज
are not an economic resource. Air, water, sunlight, both a, इसमें से कौन सा इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है? सनलाइट सर। आपका कहना है कि सनलाइट इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, और एयर एंड सनलाइट बोथ ए एंड बी। एयर एंड सनलाइट सर। सनलाइट इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स। चलिए, कुछ बच्चों का कहना है कि सर बोथ एयर एंड सनलाइट, वाटर इकोनॉमिक रिसोर्स है। आंसर होगा बच्चों डी, यू आर राइट। एयर एंड सनलाइट इज नॉट एन इकोनॉमिक रिसोर्स। वो रिसोर्स है बच्चों, बट वो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं। खैर चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, इज आर एन इकोनॉमिक रिसोर्स? तो लैंड ऑप्शन ए, कैपिटल ऑप्शन बी, लेबर ऑप्शन सी। बताइएगा। ऑल द थ्री। ऑल द थ्री। सर ऑल ऑफ द अबव। सर लैंड, लेबर, कैपिटल, सर तीनों इकोनॉमिक रिसोर्स हैं, तो राइट आंसर होगा अपना डी। ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 तो सेम ही, अच्छा नहीं सेम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पे सुनना, इज आर नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स? इसमें से कौन सी चीजें नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स है? अभी आपने पढ़ा है ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। डी सर। सर एयर एंड वाटर इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं होते तो जाहिर सी बात है नॉन इकोनॉमिक रिसोर्स होंगे, तो आंसर डी हुआ ना। माही थोड़ा बोलिए, कम से कम ऑनलाइन में तो बोलिए आप। आते हैं अब हम लोग पॉइंट नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 पे सॉरी। कहता है बच्चों, दीज रिसोर्स वुड बी कॉल्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। इसमें से किस रिसोर्स को लैंड कहा जाता है इकोनॉमिक्स में? बच्चों हमने आपको बताया था कि एग्जैक्ट इन इकोनॉमिक्स में क्या सेंस है इसका। तो ऑप्शन ए है कोल माइंस ऑफ बिहार, वाटर रिसोर्स ऑफ उत्तरांचल एंड मिनरल डिपॉजिट ऑफ झारखंड, या ऑल ऑफ द थ्री। चलो चलो जल्दी से सभी लोग अटेंशन। ऑल ऑफ द थ्री। ऑल द थ्री ऑप्शन डी। यानी आप लोगों का कहना है कि सर जो अपने बिहार में कोल माइंस है और जो झारखंड उत्तरांचल में वाटर रिसोर्स और जो मिनरल डिपॉजिट झारखंड में है, दे आर कलेक्टिवली कंसीडर्ड एज लैंड इन इकोनॉमिक्स। आंसर इज यस, आप बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, which of these is not the factor of production? लैंड, लेबर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड कैपिटल। इसमें से कौन सा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ऐसा करेंगे ना कि ये क्वेश्चन हमको शिफ्ट करने दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे चुप बैठे हैं, तो हम इंडिविजुअली पूछते हैं कि तब पता चलेगा कि कौन कौन अटेंशन दे रहे हैं। बच्चों कॉस्ट ऑफ लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज, ये क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, मतलब जो लैंड है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और उसके बदले हमें क्या मिलता है? रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड या फर्टिलाइजर्स। ये क्वेश्चन है अमीषा के लिए। फर्टिलाइजर। अमीषा का आंसर है फर्टिलाइजर। अमीषा एक बात बताइए, लैंड जो रेंट होगा, रेंट लेगा ना, सोचे समझे टिक कीजिएगा। चलिए, गलती की सजा आपकी ये है हमेशा कि एक क्वेश्चन आपको और बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। इस चारों में से इस तीनों पॉइंट में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है बच्चों? सप्लाई फिक्स्ड है हमेशा, या रिक्वायर्स द लेबर एंड कैपिटल टू बी यूजफुल, या हाईली इमोबाइल। बताइए राइट आंसर आपके लिए।
requires labor and capital to be useful. ओके, वाह। तो इसका सप्लाई आपके अकॉर्डिंगली जो है अनलिमिटेड है, मतलब आपके अकॉर्डिंगली। क्यों? नहीं, राइट fixed है आंसर सर। नहीं हो सकता। सर ऑल होगा। ऑल द मतलब थ्री आप होगा सर। सोचिएगा कि सर सप्लाई तो अनलिमिटेड, सॉरी सप्लाई फिक्स्ड है, उसके बाद लैंड जो है पैसिव फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इट रिक्वायर लेबर एंड कैपिटल यूजफुल बनाने के लिए, तब आप सोचिएगा कि ऑल ऑफ द अबव होगा। फिर अब आपको एक पनिशमेंट मिलेगा। अब 12 नंबर भी आप ही बताइएगा, जब तक सही नहीं बताइएगा आपको यही सजा मिलेगा। चलिए क्वेश्चन अमीशा के लिए फिर से है। डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। वेट बच्चों, एक मिनट। चलो तो बच्चों 12 नंबर क्वेश्चन फिर से कंटिन्यू कर लेते हैं। डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड। सर डी होगा। और कंप्लीट मोबिलिटी, हेट्रोजीनस इन प्रोडक्टिविटी। तो क्या होगा राइट आंसर अमीशा? सर डी। डी। चलिए अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं और आप हमको सोचकर जवाब देना। ऑप्शन सी होगा सर, कंप्लीट मोबिलिटी। तो लैंड की कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, तो ये है पहला कैरेक्टर। इसका सप्लाई Yes, sir. फिक्स्ड है, दूसरा कैरेक्टर। अगर कोई कैरेक्टर नहीं है तो वो है मोबाइल। क्या हम लैंड को मूव करा सकते हैं? क्या ये मोबाइल नहीं सर। है? नो। नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा अमीशा। तुम बिना सोचे समझे जवाब देती चली जा रही हो। यही चीज तुम एग्जाम में करोगी ना, पूरा मेहनत मेरा बेकार कर दोगी। लेकिन चलो ये क्वेश्चन अब देव के लिए, आप म्यूट कर लीजिए माइक। देव ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है। सप्लाई कर्व ऑफ लैंड। जो सप्लाई कर्व है वो किस तरह का होता है, उसके शेप क्या होते हैं? यू शेप, एल शेप, या स्ट्रेट वर्टिकल लाइन, या डाउनवर्ड स्लोपिंग? देव? स्ट्रेट वर्टिकल लाइन सर। देव का कहना है स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। पक्का? यस सर। वेरी गुड। तो सप्लाई कर्व ऑफ लैंड इज स्ट्रेट वर्टिकल लाइन। चलिए राइट आंसर। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम शिफ्ट कर देते हैं किन पर? तो ये कुमकुम के लिए क्वेश्चन है। कुमकुम ध्यान से सुनिएगा, जवाब दीजिएगा। द कॉस्ट ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब जो लेबर है, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उनको किस टर्म्स में उनके कॉस्ट बियर किए जाते हैं? वेजेस में, इंटरेस्ट में, डेप्रिसिएशन में, या रेंट में? वेजेस। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए वेजेस। वेरी गुड। आते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर 15 नंबर क्वेश्चन शिफ्ट कर देते हैं माही के लिए। देखिए कहता है द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इंक्लूड्स। देखिए एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर, पहला कहता है बच्चों वेराइट स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी, कंप्लीट मोबिलिटी, हाईली पेरिशेबल। आपको क्या लगता है एक लेबर का कैरेक्टर क्या है एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? जल्दी बताइए। जल्दी बताइए बच्चे लोग। 15 नंबर क्वेश्चन माही आपके लिए है। सर ऑल ऑफ थ्री। ऑल ऑफ द सर हाईली पेरिशेबल का मीनिंग क्या हुआ सर? हाईली पेरिशेबल। हाईली पेरिशेबल का मतलब कि जैसे जैसे समय बीतता है, डिटोरिएट करता है, तो वेज प्राइस ऑफ लेबर भी चेंज हो जाता है। पेरिशेबल का मतलब तो खराब होना होता है, सड़ना होता है, लेकिन इंसान के लिए ये टर्म यूज नहीं हो सकता। तो यहां पर पेरिशेबल का सेंस होता है डेज लॉस्ट, लेबर लॉस्ट। ओके, पुअर बार्गेनिंग। ओके सर, ऑल द थ्री तब होना चाहिए। यस सर। ऑल ऑफ द थ्री होना चाहिए। वेरी गुड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 शिफ्ट करते हैं। माही ने जवाब दे दिया। अब माही के बाद किनका नंबर है भाई? प्रतीक। चलिए प्रतीक, ये क्वेश्चन आपके लिए भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेबर। इसमें से कौन सा कैरेक्टर है जो लेबर के लिए नहीं है? बी होगा सर। क्या होगा? सी। यस सर, ऑप्शन बी सही बोला था, इमोबिलिटी। देखिए सर, हाँ आंसर सही है, बट हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेबर का सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है ऑप्शन ए में पेरिशेबल। तो लेबर पेरिशेबल भी होते हैं और डिफरेंट प्रोडक्टिविटी। दोस्त, हर एक इंसान एक जैसा नहीं है। एग्जाम्पल ले लो, अगर आप फैक्ट्री में 10 लेबर काम कर रहे हैं तो सबकी प्रोडक्टिविटी एक जैसी कैसे हो सकती है? कुदरत ने हर इंसान को एक जैसा नहीं बनाया। पॉइंट डी नंबर कहता है इनसेपरेबल फ्रॉम लेबरर। आप जानते हो ना कि लेबर और लेबरर दो अलग कॉन्सेप्ट हैं। लेबरर हम उस इंसान को कहते हैं जो एफर्ट लगा रहा होता है, और लेबर का मतलब होता है मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन। जो मानसिक और शारीरिक एफर्ट लगाया जाता है वो लेबर होता है, और वो इंसान लेबरर होता है। तो सर इनसेपरेबल होगा, सर अलग कैसे हो सकता है? सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। तो डी भी कैरेक्टर है, ए भी कैरेक्टर है और सी भी कैरेक्टर है। अगर हम कहें इमोबाइल तो ये कैरेक्टर नहीं है। लेबर मोबाइल होते हैं दोस्त, इमोबाइल थोड़े होते हैं। इसीलिए राइट आंसर बी होगा। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। लेबर सप्लाई कर्व। लेबर सप्लाई कर्व कैसा होगा? ये क्वेश्चन है ऋषिकेश के लिए। ऋषिकेश, ये क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, आप जवाब दीजिए। लेबर सप्लाई कर्व बैकवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग या स्ट्रेट लाइन? लगता है तुम लॉगिन कर कर बैठे हो। बहुत बढ़िया, बहुत। सर बैकवर्ड स्लोपिंग। बैकवर्ड स्लोपिंग, मरियम का कहना है कि बैकवर्ड स्लोपिंग है। अच्छा, कोई और अपना व्यू देना चाहेगा? बी होगा। यस सर, बैकवर्ड स्लोपिंग। यस सर, बैकवर्ड स्लोपिंग। एक ही साथ सब लोग माइक मत ऑन करो, हौच-पौच हो जाता है। इसीलिए हम इंडिविजुअली पूछ लेंगे सबसे, ठीक है? अच्छा, ये क्वेश्चन साकिब के लिए है। साकिब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है विथ इंक्रीज इन वेज रेट बियॉन्ड अ पॉइंट, मतलब एक सर्टेन लेवल के बाद जब इंक्रीज हो जाता है वेज रेट, द लेबर सप्लाई डिक्रीजेस ड्यू टू। लेबर सप्लाई क्यों डिक्रीज होने लगता है? हेल्थ रीजन से, या लैक ऑफ वर्क के कारण, या प्रेफरेंस फॉर लीजर पीरियड या लीजर फ्री टाइम को कहते हैं, या फॉल इन डिमांड। याद करो, ये सब टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है। चलो साकिब, जल्दी जवाब दो। चलो चलो जल्दी जवाब दो। साकिब चुप हो गया, क्या हो गया? पता है बच्चे, अगर वेज रेट हमेशा एक सर्टेन पॉइंट से बियॉन्ड क्रॉस कर जाते हैं, मतलब एक लाइन ऑफ डिस्टिंक्शन को पार कर जाते हैं, तो लेबर सप्लाई जो है, लेबर सप्लाई डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू लीजर पीरियड के कारण। क्योंकि क्या होता है, वर्कफोर्स और वर्कलोड इतना बढ़ जाता है कि उनका प्रेफरेंस बढ़ जाता है, और मार्केट में वो अपना एक जो स्थान है, प्लेस है, वो सेट कर लेते हैं, जिनके कारण प्रेफरेंस फॉर लीजर इंक्रीज करता चला जाता है। ओके, हेल्थ रीजन भी नहीं होता और लैक ऑफ वर्क भी नहीं होता, क्योंकि उनको लगने लगता है कि मार्केट में उनका डिमांड है। कभी तुम किसी कंपनी के सीईओ से पूछना, उनको लगता है कि अगर वो नहीं रहेंगे तो कंपनी चलेगा ही। ओके, ऐसे लगता भी सही है। 19 नंबर पे आ जाओ। चलो 19 नंबर क्वेश्चन किनके लिए है, शिफ्ट कर देते हैं। ये क्वेश्चन सनाया आपके लिए है। इन इकोनॉमिक्स
we call the building, machinery and other equipment used in production as? हम इसे क्या मानते हैं? कैपिटल मानते हैं, लैंड मानते हैं, मनी, या नॉन ऑफ द अबव? सनाया, ये आंसर क्वेश्चन आपके लिए है। यस सर, सर कैपिटल होगा। कैपिटल होगा, वेरी गुड, इसको हम लोग कैपिटल कंसीडर करते हैं। चलो इजी इजी क्वेश्चंस बहुत हो गया, अब कुछ अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा है, यहां से तो इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, वेट थोड़ा सा हमको जूम करने देना इसको। हाँ, तो सबसे पहले हम राना पे शिफ्ट कर देते हैं। राना ने क्लास में लॉगिन किया है? राना, चलिए ठीक है, क्लास में प्रेजेंट है। चलिए राना, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 24, टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल प्रोडक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम। ये जो टोटल प्रोडक्ट है, ये जो टोटल प्रोडक्शन से डिराइव हुआ है, ऑप्शन ए सुनिएगा, पहला कहता है कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट एनी टाइम। ऑप्शन ए, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी, कॉम्बिनेशन ऑफ वन फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन डी, एफर्ट ऑफ लेबर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। राना सोच कर जवाब देना, बिना हाइपर हुए। आपने पढ़ा इस टॉपिक को? राना? यस सर। किसी भी फैक्ट्री और प्रीमाइसेस में जो टोटल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं प्रोडक्शन के थ्रू, वो कैसे होते हैं? राना चुप है। चलो क्वेश्चन नहीं, अच्छा बोल रहा है, आवाज नहीं आ रही है। ओके, चलो हम आंसर दे देते हैं। देखो दोस्त, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं हमें 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होगी, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उस हिसाब से राइट ऑप्शन हुआ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट एनी टाइम। राइट आंसर इज ए। एक्चुअली राना का नेटवर्क इश्यू होगा, इसीलिए हम तक आवाज नहीं आ पा रही है, कोई बात नहीं। यस सर। शशि, ये क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 25, मार्जिनल प्रोडक्ट इज, जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या है और किस तरीके का? रेट एट विच टोटल प्रोडक्ट चेंजेस विथ चेंज इन वेरिएबल इनपुट। मतलब कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट है, क्या वो एडिशनल प्रोडक्ट है जब हम वेरिएबल इनपुट में चेंज करते हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर में चेंज करते हैं? या बी कहता है द रेट एट विच टोटल प्रोडक्ट चेंजेस विथ चेंज इन टोटल कॉस्ट। सी कहता है द रेट एट विच टोटल प्रोडक्ट चेंजेस विथ चेंज इन फिक्स्ड कॉस्ट, या नॉन ऑफ द अबव। चलिए रिप्लाई कीजिए। शशि क्या होगा? सर बी होना चाहिए, द रेट ऑफ टोटल प्रोडक्शन चेंजिंग टोटल कॉस्ट। वेरी गुड। देखिए पता है, इसने फॉर्मूला का यूज किया। आपने पढ़ा है कि जो एमपी है वो टीपीएन माइनस टीपीएन माइनस 1, मतलब जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है वो टोटल प्रोडक्ट के चेंज को डिनोट करता है। तो फॉर्मूला ना पुट कर उसको वर्ड्स में पुट कर दिए गए। तो शशि का आंसर 100% सही है। राइट आंसर इज बी, द रेट एट विच टोटल प्रोडक्शन चेंजेस विथ चेंज इन टोटल कॉस्ट। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन जो है मरियम के लिए है। मरियम, क्वेश्चन नंबर 26 आपके लिए है। टोटल आउटपुट इज मैक्सिमम व्हेन। टोटल आउटपुट मैक्सिमम कब होगा? जब एमपी 0 होगा, या एमपी इंक्रीजिंग होगा, एमपी डिक्रीजिंग होगा, या एमपी कांस्टेंट होगा? मरियम, ये क्वेश्चन आपके लिए, प्लीज रिप्लाई कीजिए। मरियम, क्या हम ऑडिबल हैं आपको? एम आई ऑडिबल देयर? प्लीज जवाब दीजिए।
चलिए क्वेश्चन शिफ्ट कर रहे हैं, शायद आवाज नहीं जा रही है मरियम को। तहसीन, ये क्वेश्चन आपके लिए है। एमपी जब 0 होगा सर। टोटल आउटपुट का मतलब हुआ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम पे तब होता है जब मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होता है, तो आप 100% सही है। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 27 तहसीन, ये भी आपके लिए है। द स्लोप ऑफ टोटल प्रोडक्शन कर्व्स मेजर, जो टीपी कर्व है वो क्या मेजर करता है, उसके स्लोप किस चीज को डिनोट करते हैं? ऑप्शन ए एवरेज प्रोडक्ट, ऑप्शन बी मिनिमम प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन या मैक्सिमम प्रोडक्शन। ऐसे ये क्वेश्चन आपके लिए भाई साहब। टोटल प्रोडक्ट कर्व के जो स्लोप हैं वो किस चीज को मेजर करते हैं और क्या डिनोट करते हैं? मार्जिनल प्रोडक्शन सर, ऑप्शन सी। वेरी गुड, मार्जिनल प्रोडक्शन को डिनोट करते हैं। राइट आंसर इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। क्वेश्चन शिफ्ट करते हैं फिर से। चलिए हमेशा ये क्वेश्चन आपके लिए वापस रिपीट हो रहा है। एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू, जो एवरेज प्रोडक्ट है एपी है वो किसके बराबर है? ऑप्शन ए टोटल प्रोडक्शन, ऑप्शन बी मार्जिनल प्रोडक्शन, ऑप्शन सी एडिशनल प्रोडक्शन, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द अबव। हमेशा प्लीज जवाब दीजिए। ऑप्शन ए। एवरेज प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्शन। ऑप्शन ए होगा। ए होगा। वेरी गुड। चलिए सर ऑप्शन ए होगा। अब देखिए हम लोग एक टेबल डिस्कशन करेंगे और इस टेबल के थ्रू आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, तो हम इसको मिनिमाइज करते हैं ताकि स्क्रीन पर पूरा क्वेश्चन आ जाए। देखो आपके सामने एक रिलेशनशिप दिया गया है लेबर वर्कड एंड टोटल आउटपुट के बीच। मतलब एक तो आपको दे दिया गया क्या भाई, तो यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि लेबर का मतलब है दोस्त यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। आपको टीपी का टेबल दे दिया गया और एमपी का टेबल दे दिया गया। अब कुछ इंफॉर्मेशन मिसिंग है, वो इंफॉर्मेशन आपके लिए मिसिंग कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है, सुनना। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है फाइंड द मार्जिनल आउटपुट पर लेबर when when 2 hours of labor are employed। मतलब जब हम 2 लेबर्स को एम्प्लॉयड करेंगे 2 आवर्स के लिए, तो उस सिचुएशंस पे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होगा? आप टीपी के हेल्प से कैलकुलेट कीजिए। ये क्वेश्चन रुकिए, हमको शिफ्ट करने दीजिए। ये क्वेश्चन जो है कुमकुम के लिए है। चलिए 10 होगा। 10 होगा। कैसे? आपने कैसे कैलकुलेट कर लिया? 60 माइनस 50। सर सेकंड लेबर पे 60 आवर्स, टोटल प्रोडक्शन 60 है और 50 है, तो 60 माइनस 50 अगर हम डिफरेंस निकालें तो 10। वेरी गुड, राइट आंसर इज 10। क्वेश्चन नंबर 30। आप क्वेश्चन नंबर 30 एक बार देख लो, हम वापस से स्क्रीन पर उसको ला देते हैं। फाइंड आउट टोटल आउटपुट when 2 hours of labor are employed। अपने को क्या फाइंड आउट करना है? टोटल आउटपुट। फाइंड आउट क्या करना है वो तो ऑलरेडी दिया है, बस आपको बताना है। ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 165, ऑप्शन डी 155 एंड 165। क्या होगा राइट आंसर? सर इसमें दिमाग क्या लगाना है? क्वेश्चन ऑलरेडी 60 दिया है। 60 60। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि मार्जिनल आउटपुट बताइएगा 5th आवर्स ऑफ लेबर। 5th
वापस से स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन ला रहे हैं, आप देखिएगा कि 5th आवर ऑफ लेबर में मार्जिनल आउटपुट क्या होगा। लो मैंने हाईलाइट भी कर दिया एरो से। क्वेश्चन देख लिया आपने? चलो वापस से क्वेश्चन लाते हैं। बताओ राइट आंसर क्या होना चाहिए? 35। सर डिफरेंस निकाल लेंगे 35, तो राइट आंसर हो गया हमारा 35, ऑप्शन सी। आ जाओ। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हम शिफ्ट कर देते हैं किनके लिए? प्रतीक के लिए। चलिए प्रतीक, क्वेश्चन नंबर 34 पे आइए। द मार्जिनल प्रोडक्ट विल एक्सीड्स एवरेज प्रोडक्ट व्हेन। मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ज्यादा कब होता है? ऑप्शन ए, एवरेज प्रोडक्ट इज कांस्टेंट। ऑप्शन बी, एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग। ऑप्शन सी, एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग, या ऑल ऑफ द अबव। प्रतीक ये क्वेश्चन आपके लिए है, प्लीज ध्यान दीजिए। प्रतीक कोई रिस्पॉन्स नहीं है। चलो ठीक है, प्रतीक की आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोलिए ना प्रतीक, तो आंसर दीजिए ना, क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट से ग्रेटर कब होता है? आप कर्व याद करो, जब एमपी और एपी कर्व फॉल करता है तो उस समय एमपी एपी से ग्रेटर होता है या हाइयर होता है? आप जल्दी से अपना नोट्स एक बार पलट कर देखिए तो। सी होगा सर। वेरी गुड, राइट आंसर सी होगा। ये क्वेश्चन ग्राफ से पूछे गए थे। चलिए प्रतीक, सेम क्वेश्चन आपके लिए। मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एवरेज प्रोडक्ट से लेस है व्हेन, कब? ऐसा कब होगा? ऑप्शन ए, एवरेज प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा, या एवरेज प्रोडक्ट राइज करेगा। आपको याद है जब ये चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे थे तो राइज करते समय तीनों का रिलेशन बताए थे, फॉल करते समय भी तीनों का रिलेशन बताए थे। प्रतीक, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? बी, मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी लेस देन एवरेज प्रोडक्ट। सी होगा सर। पता है क्वेश्चन नंबर 34 को ही रिवर्स किया बी गया। होगा, बी। राइटिंग सी सर। एवरेज प्रोडक्ट इज सी होगा सर। राइजिंग होगा। बी होगा, राइजिंग होगा सर। फॉलिंग होगा। ऑप्शन बी, राइजिंग प्रोडक्शन राइजिंग। मार्जिनल प्रोडक्ट छोटा है एवरेज प्रोडक्ट से, कब? जब एवरेज Rising प्रोडक्ट average। इंक्रीज कर रहा हो। तो राइट आंसर क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट इज राइजिंग। राइजिंग। सर बी नहीं बोले थे। ये क्वेश्चन मरियम के लिए है, क्वेश्चन नंबर 37। मरियम, अरे क्वेश्चन नंबर 36 बहुत अच्छा है, सुनो सुनो सुनो। मार्जिनल प्रोडक्ट विल बी इक्वल एवरेज प्रोडक्ट व्हेन। मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट इक्वल कब होता है? मरियम ये क्वेश्चन आपके लिए है। जब एपी कांस्टेंट होता है तब, या एपी राइज करता है तब, या एपी फॉल करता है तब? जल्दी बताइए। मरियम सुन रही हैं आप? यस सर। बताइए। सर ए। पक्का? यस सर, सही बोलिए। आपने ग्राफ पे पढ़ा था, जब एपी अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, एवरेज प्रोडक्ट जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है तो वो उस समय एमपी के बराबर होता है। ओके चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 जो है ये शिफ्ट कर दिया जाए ऋषिकेश को। चलिए भाई साहब, analysis of short run production function forms the subject matter of, बताइए
ऑप्शन ए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ऑप्शन बी लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल या लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। यूटिलिटी तो होगा नहीं। चलो जल्दी बताइए। एनालिसिस ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। आपको याद है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को हम लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल्स में पढ़ते हैं, और जो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ते हैं। क्या यार तुम तो एकदम कुछ भी नहीं याद रखते हो। यस सर, ऑप्शन ए हो जाएगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। हाँ बस तुम गजनी के जैसा भूल के बैठे। चलो फिर से तुम, नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे लिए, शशि तुम्हारे लिए। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज कब अप्लाई होते हैं? जब सभी इनपुट वेरिएबल होते हैं, सॉरी व्हेन ऑल इनपुट्स आर वेरिएबल, या व्हेन ऑल इनपुट्स आर फिक्स्ड, या सम इनपुट आर फिक्स्ड एंड वन इनपुट इज वेरिएबल, या ऑल ऑफ द थ्री। चलो शशि सोचकर जवाब देना। और छोड़ दो, म्यूट कर दो, घर से साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से। दोस्त लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज कब अप्लाई होगा? सर व्हेन सम इनपुट आर फिक्स्ड एंड वन इनपुट इज वेरिएबल। राइट आंसर इज सी। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 39, रुकिए थोड़ा जूम कर देते हैं। सनाया ये क्वेश्चन आपके लिए है। लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन अप्लाइज ये कब अप्लाई होते हैं? लॉन्ग रन में, या इन शॉर्ट रन, या इन वेरी लॉन्ग रन पीरियड, या ऑल ऑफ द अबव? जल्दी बताइए। सर डी शॉर्ट पीरियड। वेरी गुड, शॉर्ट पीरियड में बच्चे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाइज इन। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न कब अप्लाई होता है? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में? सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का तो दूसरा नाम है। तो जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन में अप्लाई होता है तो ये भी तो शॉर्ट रन में ही ना अप्लाई होगा। यस सर। यस सर। थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर आइएगा। ओके आप इस तरफ स्क्रीन के देखिएगा, उधर दिमाग नहीं लगाना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाए। कहता है द लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अप्लाइज। लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल कब अप्लाई होता है? ऑल इनपुट कॉस्ट आर वेरिएबल, या ऑल इनपुट कॉस्ट आर फिक्स्ड, या ऑल कॉस्ट आर फिक्स्ड, सॉरी पार्शियली फिक्स्ड एंड पार्शियली वेरिएबल, या नॉन ऑफ द अबव? रुको रुको ये क्वेश्चन शिफ्ट करने दो मुझे, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। साकिब ये क्वेश्चन आपके लिए है। सर ए होगा सर। ए होगा। यस सर, ए ही होगा। ए होगा। कॉस्ट आ गया। यस सर। यस सर, मेरा भी कहना ए ऐसा होगा। लगा कि ये ए होगा क्योंकि सर लॉन्ग रन में और कॉस्ट वेरिएबल होते हैं। वेरी गुड, क्योंकि सर रिटर्न टू स्केल लॉन्ग पीरियड में अप्लाई होता है और लॉन्ग पीरियड में सभी फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, इसलिए राइट आंसर ए होगा। चलो तुम अच्छा खोजे हो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 42 पर आते हैं। ये क्वेश्चन शिफ्ट कर दीजिए, ये क्वेश्चन शिफ्ट कर दीजिए किन पर? तो राणा पर शिफ्ट कर देते हैं। राणा एकदम से चुप है। Which of following are the main causes for increasing return to scale? Increasing return to scale कि इसमें से सबसे बड़े causes क्या है? राना राइट आंसर डिवीजन ऑफ लेबर, इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या स्पेशलाइजेशन? राइट आंसर क्या होगा राना?
राणा जी राइट आंसर क्या होगा? तुम हमेशा sir. ऐसे, तुम नेटवर्क एरिया में रहो, नहीं तो बोलो ना तुम। All the above. D sir. सर ए होगा। वेरी गुड सर। डिवीजन ऑफ लेबर के कारण भी होता है, स्पेशलाइजेशन के कारण भी होता है, और डिविजिबिलिटी, अगर हम वर्क को डिवाइड कर दें तो राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। कुमकुम बच्चे, क्वेश्चन नंबर 43 तुम्हारे लिए है। द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल स्टेट्स दैट, क्या कहता है? चलो चारों ऑप्शंस जल्दी से रीड करो और बताओ। 43 हम रीड करते करते थक गए, अब तुम रीड करो। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या कहता है? ऑप्शन ए में कहता है प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन प्रोडक्शन इज मोर देन प्रपोर्शनेट इंक्रीज इन आउटपुट। आपको याद है मैंने रिटर्न टू स्केल को 3 पार्ट में आपको डिवाइड करके पढ़ाया था। इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और आपको यह भी बताया था जब इनपुट से ज्यादा आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो उसको हम लोग इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल के कैटेगरी में रखते हैं। उस हिसाब से राइट ऑप्शन ए होगा। सब Yes, भूल sir. जाओ तुम लोग। Sir, तुम ए लोगों को बोले हैं। लिखाकर हम सर कहीं ए गिरा बोले थे। देंगे। जिस दिन गंगा नदी में पानी भर जाएगा ना, तुम लोग को ले जाके हम ब्रिज पे से गिरा देंगे, देख लेना। सर ए ही बोले थे। अच्छा ठीक है, आ जाओ। क्लास का सबसे शैतान आदमी कहाँ है? लॉगिन नहीं किया। देव, देव, धरती पर इससे शरीफ आदमी नहीं मिलेगा। हाँ, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल इज ड्यू टू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू स्केल क्यों क्रिएट होता है? डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के कारण, या लिमिटेशन ऑफ स्पेशलाइजेशन के कारण, या इन्फ्लेशन के कारण? चलिए देव साहब जल्दी बोलिए, याद कीजिए। 3-4 टॉपिक हम आपको बताए थे। जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल के बराबर हो जाता है वहां कांस्टेंट रिटर्न, जब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ग्रेटर हो जाता है तब हम इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में होते हैं, और जब डिसइकोनॉमिक्स ऑफ स्केल ग्रेटर हो जाता है, जहां हम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव फैक्टर बताए थे, एक एग्जांपल लिए थे, आप याद कीजिए कि एक इंसान के अंदर की पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जब हावी होती है या जब पॉजिटिविटी स्ट्रांग होता है, ये एग्जांपल लेके आपको प्रोडक्शन से जोड़ के बताए थे, याद कीजिए थोड़ा। आप तो गजनी आदमी है, जल्दी बोलिए। सर ये होगा। ये होगा इकोनॉमिक्स ऑफ। जो आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में ये कुछ और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसका हम लोग डिस्कशन कर लेंगे सेकंड पार्ट में। आइसोकॉन्स वगैरह अच्छे टॉपिक्स हैं तो कंटिन्यू कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।